तो आज अपन टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू प्योर रोटेशन और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन या फिर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन का जो कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन होता है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक अपन को पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जिसमें कि जो मास होता है उसको अपन पॉइंट मास कंसिडर कर रहे थे अब तक। ठीक है, अब तो रोटेशन पढ़ लिए तो रिजिड बॉडी को रिजिड बॉडी ही कंसिडर करेंगे, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉर्क देखते हैं क्या होता है। टॉर्क, इसको अपन टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से ये तुम्हारा कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब जो एक्सिस है वो कुछ ऐसे जा रहा है इनटू द प्लेन, है ना, या फिर आउटवर्ड द प्लेन, कुछ भी ले परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक मास m दे रखा है, मान लो m। ठीक, इसके ऊपर लेट्स से कुछ फोर्स लग रहा है F नॉट, मान लो कुछ F नॉट फोर्स लग रहा है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मास तक का जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो ये हो गया, इसको मैं r बोल रहा हूँ, और r वेक्टर और f वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको अपन लेट्स से थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो r वेक्टर f वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा, तो इसका मतलब जो टॉर्क या फिर मूवमेंट होता है, टॉर्क या फिर मूवमेंट अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्यू टू फोर्स F नॉट इज इक्वल्स टू, पहले वेक्टर वाला सिंबल बता देता हूँ कि F क्रॉस R होता है, R क्रॉस F होता है, F क्रॉस R, R क्रॉस F। मैं खुद भी कंफ्यूज होता हूँ। ठीक है, तो ये R वेक्टर हो गया, F वेक्टर हो गया, R क्रॉस F, R पोजिशन वेक्टर क्रॉस F नॉट। चिंता मत करो, मैं बता दूंगा कि इससे कंफ्यूजन कैसे ना हो। अब देखो, अगर ये फोर्स लग रहा है तो इसके वजह से ये जो मास है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, है ना। तो अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हुआ, कर्ल फोर्स का डायरेक्शन हो गया, है ना, और ये हो गया टॉर्क का डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब आर क्रॉस एफ का जो डायरेक्शन है वो भी वही आना चाहिए। तो आर वेक्टर क्या है, मान लो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये वाला आर वेक्टर हो गया, है ना। एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर ऐसे ऐसे जा रहा है, तो आर क्रॉस एफ इंटू द प्लेन जा रहा है ना, तो दोनों से सेम डायरेक्शन आ रहा है, इसका मतलब आर क्रॉस एफ है। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ इसलिए बता दिया, ट्रिक ट्रिक तो नहीं है, कॉमन सेंस है ना। ठीक है, तो टॉर्क का वेक्टोरिकल सिंबल या फिर वेक्टोरिकल मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन बता दिया मैंने। अब टॉर्क को अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कि, चलो वेक्टर साइन हटा दो, टॉर्क ये भी होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब मैं फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहा हूं, है ना, और ये जा रहा है एफ नॉट, तो एफ नॉट से इस एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको अपन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको अपन टॉर्क बोलेंगे। मतलब अगर मैं इस लाइन को पीछे थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को पीछे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस, है ना। इसको लेट से मैं आर परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, तो ये हो गया फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, डायरेक्शन वैसे ही देखना। ठीक है, और दूसरे वे में इसको पुट करना, मतलब पुट करना ही पॉसिबल है कि एफ नॉट का आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, ये एफ नॉट परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, जो कि आर से परपेंडिकुलर है ना। तो ठीक है, मतलब टॉर्क का वैल्यू ये भी हो गया कि एफ नॉट का आर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इनटू पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, यूजुअली अपन इसको देखेंगे, बट आपकी मर्जी, है ना। ठीक, ये हो गया टॉर्क। अब काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो ट्रांसलेशनल वाला मोशन है ना, प्योर ट्रांसलेशनल, ये हो जाता है हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर। प्योर ट्रांसलेशनल का मतलब ऑलरेडी बता रखा है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में, आई मीन कमेंट सेक्शन में,
उसको पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। ओके, प्योर ट्रांसलेशन ये हो गया। अब अगर कोई चीज प्योर रोटेट कर रहा है, प्योरली रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, मान लो इस एक्सिस के अबाउट कोई एक रिजिड बॉडी है ना, रोटेट कर रहा है विथ ओमेगा एज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन वो वाला हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा हाफ आई एक्सिस इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। आई एक्सिस मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, मान लो कोई एक रिजिड बॉडी कंबाइंड मोशन कर रहा है, मतलब वो रोटेट भी कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, मोस्टली सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे दिखेगा वो, ये कोई एक रिजिड बॉडी हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास VC से आगे जा रहा है, और ये इसके अबाउट लेट्स से कुछ ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो गया ऑफ द कंबाइंड मोशन, वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि हो गया हाफ जो भी मास है इसका VC का स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा का स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया? ठीक है, ओके। अब और एक चीज, टॉर्क को अपन जैसे अगर ऐसे देखो, ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स था, रोटेशनल मोशन में फोर्स का एनालॉजी जो है वो क्या है, टॉर्क है ना। वैसे ही ट्रांसलेशनल मोशन में मास था, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। वैसे ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन था, रोटेशनल मोशन में अल्फा। अच्छा, तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता था, F इज इक्वल टू M इंटू ए। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, या फिर इसको प्रिसाइज लेकर लिखा जाए तो टॉर्क, नेट टॉर्क जो होता है वो इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नेट टॉर्क का डायरेक्शन होगा वही अल्फा का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ओके ओके ओके, अभी सवाल देखते हैं डायरेक्टली। पहले टॉर्क का सवाल करते हैं। अब अच्छे से देखो, मुझे ये जो भी कंडीशन दे रखा है, अब मुझे टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ए, फिर बी, फिर सी, फिर ओ। ये सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। हाँ बिल्कुल, पॉइंट के हिसाब से टॉर्क का वैल्यू बदलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल रहा है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो पहले देखते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। पहले तो ये देखते हैं कि फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, है ना, उसको पहले देख लेते हैं। तो ए पॉइंट पे कांटेक्ट है, इसीलिए एक नॉर्मल लगेगा, मान लो N1। बी पॉइंट पे भी कांटेक्ट है, इसलिए एक नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर टू बी विच इज लेट्स से N2। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg वेट लग गया, ठीक है। मान लो इस रॉड का मास m है, लेंथ l दे रहा है, ठीक दे रखा है, कंसिडर करो। ओके, तो टाउ अबाउट या फिर टॉर्क अबाउट पॉइंट ए अगर मैं लिख रहा हूँ, मैं वाइट से लिखना चाहता हूँ, सॉरी। ओके, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ठीक है भाई। अबाउट पॉइंट है, क्या फोर्स लग रहा है, N1 लग रहा है, बाकी सारे तो ए से दूर है ना। अच्छा, N1 जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन या फिर उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ए से पास कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब उसके वजह से या फिर N1 के वजह से पॉइंट ए के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि उसका जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो तो नॉर्मल, आई मीन वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है या फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। अगर वहां से पास कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा ना, तो टॉर्क भी जीरो होगा, ठीक है। आप ऐसे समझो, मान लो कोई एक दरवाजे को मैं, अच्छा दरवाजे का हैंडल जो होता है वो दरवाजे से बहुत दूर लगा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको खोलूं तो कम फोर्स में ज्यादा टॉर्क आ गए, मतलब ज्यादा टॉर्क आ जाए। क्यों? क्योंकि फोर्स लेट से मैं F लगा रहा हूं और डिस्टेंस R, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा खोलने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसको अभी ऐसे देखो,
मान लो मैं वो जो हैंडल है वो नज़दीक खींचता हुआ जा रहा हूं, मतलब ये हिंज है और हैंडल को मैं नज़दीक यहाँ पे लग कहीं पे बीच में लगा दिया डोर पे, तो डोर खोलने में दिक्कत होगा, खुलेगा बट दिक्कत होगा। अब मान लो हैंडल को लेकर मैं हिंज में लगा दिया, है ना, बिल्कुल या फिर ऐसे बोल दूं कि बिल्कुल हिंज से काट के लगा दिया ऐसे, तो अगर मैं उसको खोल रहा हूँ, क्या खुलेगा डोर? नहीं खुलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है ना, वो खड़ जाएगा बट खुलेगा नहीं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अच्छा, N1 की वजह से जीरो, इसका मतलब बाकी फोर्सेस की वजह से जीरो थोड़ी है। तो अगर मैं mg के वजह से देखूं, ये हो गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना होगा? L/2 cos थीटा, है ना। तो टॉर्क ड्यू टू mg हो गया mg L/2 cos थीटा। ये इसको कैसे घुमाने का ट्राई करेगा? यूं। तो अगर इसको ऐसे घुमाने का ये कोशिश कर रहा है अबाउट पॉइंट ए, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हुआ? ऐसे, आउटवर्ड द प्लेन। उसको मान लो के कैप बोलो, मान लो, ठीक है। अब N2 की वजह से क्या होगा? N2 जो है वो ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? ये वाला, जो कि L साइन थीटा है, L साइन थीटा। तो टॉर्क कितना लग गया N2 की वजह से? प्लस N2 L साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? ऐसे घूमना इनटू द प्लेन, माइनस के कैप, अगर बाहर वाला के कैप है, अंदर वाला माइनस के कैप, या फिर वाइस वर्सा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ओके। तो अभी पॉइंट अबाउट पॉइंट बी देखते हैं। टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, ये वेक्टरिकल सिंबल दे देता हूँ मैं, वेक्टर का सिंबल, ठीक है। तो बी हो गया। अब बी के ऊपर या फिर बी पॉइंट से इनटू वाला फोर्स जा रहा, इनटू जा रहा है, हाँ इनटू जा रहा है। तो अगर इनटू जा रहा है मतलब इनटू की वजह से बी के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, है ना, ये भी सही है। बट एम जी की वजह से कितना लगेगा? बिल्कुल सही, इसको अपन एक्सटेंड कर देंगे, जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया कितना? L/2 कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा, है ना, ये एंगल थीटा है। ओके, तो टॉर्क ड्यू टू एम जी अबाउट पॉइंट बी, mg L/2 कॉस थीटा। डायरेक्शन, एम जी इसको ऐसे बी के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, यू, तो अंदर के डायरेक्शन में माइनस के, माइनस के क्या, प्लस N1 की वजह से ये हो गया, N1 को एक्सटेंड कर दिया मैंने, डिस्टेंस कितना हुआ? ये वाला, जो कि L cos थीटा है, सही है। तो ये हो गया N1 L cos थीटा, डायरेक्शन ऐसे प्लस के क्या, ठीक है। अब मुझे अबाउट पॉइंट ओ देखना है ना, ठीक। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ये कितना होगा? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, सी तो छूट ही गया, चल बाद में कर लेते, पहले ओ के वर्ड देख लेते हैं। अच्छा, क्या ओ से कोई भी फोर्स या फिर कोई भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है? देख लो, इसको अगर एक्सटेंड कर रहा हूँ ये ऐसे जा रहा है, इसको कर रहा हूँ ये ऐसे जा रहा है, इसको कर रहा हूँ ऐसे जा रहा है, तो पॉइंट ओ के अबाउट कोई भी पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब तीनों फोर्स का कुछ ना कुछ टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ आएगा ही आएगा, है ना। तो पहले इनटू का देखते हैं, इनटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L साइन थीटा, तो इनटू L साइन थीटा, ये हो गया इनटू L साइन थीटा, प्लस एम जी की वजह से एम जी L cos थीटा, एम जी L cos थीटा, L/2 cos थीटा इनफैक्ट, प्लस N3 के, सॉरी N1 की वजह से L cos थीटा, तो प्लस N1 L cos थीटा। डायरेक्शन क्या हो गया अभी देखते हैं, N2 इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इनटू द प्लेन माइनस के कैप, माइनस के कैप, N1 की वजह से दिख ही रहा होगा प्लस के कैप, mg की वजह से ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे, तो माइनस के कैप, माइनस के कैप, क्लियर है। ओके, तो अभी पॉइंट सी के अबाउट देखते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट सी। अच्छा, तो सी जो है वो सेंटर ऑफ मास है, मतलब उसी के ऊपर mg लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर mg लग रहा है उस पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब mg का कोई भी टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट आएगा ही नहीं,
तो जीरो हो गया टॉर्क एम जी वजह से, है ना। फाइनली हर किसी वजह से एक राउंड जीरो हो गया, एम जी वजह से नहीं हुआ था बट हो गया। तो ये जीरो हो गया टॉर्क ड्यू टू एम जी। अच्छा, तो एन वन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू कॉस थीटा। एन टू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू साइन थीटा। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं टॉर्क एट पॉइंट सी ड्यू टू एन वन एल बाई टू कॉस थीटा प्लस एन टू एल बाई टू साइन थीटा। डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड द प्लेन के कैप, ये ऑपोजिट होगा, ठीक है, माइनस के कैप। ओके, ठीक है। ओके, तो टॉर्क इतना ही था। अब मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं कि खाली टॉर्क को लेके ही नहीं सॉल्व कर रहे, बाकी चीज़ों का भी मजा लूटते हैं, है ना। तो कॉपी कर लेता हूँ ये क्वेश्चन, या फिर इसको क्लियर कर दो, नहीं करता हूँ, इसी को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई एक रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको एफ नॉट फोर्स किया, तो उस मोमेंट पे उसका एक्सीलरेशन कितना हो, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के अबाउट हिंज्ड नहीं है, तो उस पॉइंट, मतलब तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट करता है, ये अपन कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, अपन को पता चल गया कि निकालना क्या है, तो इसको डिलीट कर दे। तो इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया, इसका मास m है, लेंथ कैपिटल L दे रखा है, मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vc दे रखा है, एक्सीलरेशन ac। अच्छा, अगर उस इंस्टेंट में देख रहे तो vc जीरो हो जाएगा ना, तो बेकार में मेहनत थी क्यों करनी, रहने दो, नहीं तो पैसा थोड़ी लग रहा है, रहने देते। और एफ नॉट अगर इसको ऐसे लग रहा है, तो इसका जो रोटेशन वाला टेंडेंसी है वो कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो मतलब जिसका जो अल्फा होगा और ओमेगा होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, तो टॉर्क कितना होगा इसका ड्यू टू एफ नॉट, टॉर्क ड्यू टू एफ नॉट। अच्छा, और कुछ और कोई फोर्स के वजह से अबाउट सेंटर ऑफ मास टॉर्क लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, क्योंकि इकलौता अगर दो फोर्सेस है, ऑब्वियस सी बात है, तीन है सॉरी, एक एफ नॉट हो गया, एक वेट लग रहा होगा जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और दूसरा एक नॉर्मल लग रहा होगा जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन दे रखा है, ठीक है। तो उस फोर्सेस की वजह से टॉर्क तो जीरो हो गया, ठीक। तो अभी टॉर्क ड्यू टू एफ नॉट कितना होगा, एफ नॉट इंटू एल बाय टू, है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट लग रहा है, आई मीन रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व इंटू अल्फा दे रखा है, यहाँ से अल्फा आ जाएगा आराम से, ठीक। ओके, बस ये हो गया। अब और क्या, काइनेटिक एनर्जी इसका लिख दे। काइनेटिक एनर्जी मुझे पता नहीं है ना कि किस पॉइंट पे पूछ रखा है ना। अगर मान लो जबरदस्ती मुझे लिखना ही है कि लिख दो भाई, तो लिख लेता है काइनेटिक एनर्जी। अगर ये मोमेंटरी होगा तो मतलब ये चलना स्टार्ट किया है ऐसे, अगर ऐसे कुछ दे रखा है तो उस मोमेंट पे ओमेगा जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो ही होगा क्योंकि जस्ट स्टार्ट किया है, तब उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, तो वैसी बात है। पर मान लो ऑलरेडी उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी और वीसी दे रखा है, मान लो, तो क्या हो गया उसका काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वीसी का स्क्वायर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, प्लस रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, हाफ आई एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। अब हॉर्न का आवाज आ रहा है, बहुत पागल है, पता नहीं कौन से बात चला रहा है। चल हटा, बंद ही नहीं कर रहा, अजीब आदमी है भाई, ठीक है। और क्वेश्चंस, इसको ट्राई करते हैं। एक ढंग का सवाल है कुछ अच्छा है, मतलब वो दोनों भी अच्छे ही थे बट इजी था थोड़ा। इसको देखते हैं, ये डिसेंट सवाल है। अपन ने क्या किया कि टेबल के ऊपर ऐसा कोई एक रॉड रखा हुआ है, नीचे से इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, फोर्स कंटिन्यूसली नहीं लगाना, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे ताकि ये गिरना स्टार्ट कर दे। अच्छा, अगर फ्रिक्शनलेस होगा तो गिरेगा कैसे, ये पीछे स्लाइड करेगा और ये यूं गिरेगा, है ना, ये कुछ ऐसे गिरेगा अगर फ्रिक्शनलेस होगा तो, ठीक। ठीक है भाई, कंसिडर करते हैं फ्रिक्शनलेस, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन फ्रिक्शनलेस के लिए, तो फ्रिक्शनलेस के लिए है।
अच्छा, जिस मोमेंट मतलब कोई भी रैंडम से अगर मैं मूवमेंट पकड़ रहा हूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। इसका एक काम करते हैं, पहले ओरिजिनल वाला प्लॉट कर लेते हैं। ये कुछ ओरिजिनल वाला रॉड था, है ना, और का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे था, थोड़ा ऊपर हो गया, यहाँ पे कहीं पे था इनिशियल सेंटर ऑफ मास। अब जब ये गिरना स्टार्ट करेगा या फिर कुछ एंगल तक गिर चुका होगा तो कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। अब मुझे बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है, वर्टिकली लग रहा है, ऑब्वियसली बात है, mg लग रहा है, n लग रहा है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, सेंटर ऑफ मास का जो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन या फिर वेलोसिटी कुछ भी बोल लो या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तीनों जीरो। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी लाइन के अबाउट लाई करेगा। मान लो ये कुछ नीचे उतर गया है, मान लो, ओके। अच्छा, कोई भी रैंडम एंगल अगर मैं थीटा बोलूं कि उस मूवमेंट में अपन चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास से नीचे उतर गया है, इसका जो ये वाला पॉइंट है वो कुछ पीछे स्लाइड कर गया। ठीक, ओके, कोई दोहराई नहीं है भाई। अच्छा, अच्छा, अगर मैं सेंटर ऑफ मास का मोशन देखूं वो कुछ ऐसे होगा, है ना। अगर मैं इस पॉइंट का जो है उसका वेलोसिटी या फिर मोशन देखूं वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे नहीं हो, ठीक है। तो मतलब ये नीचे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट करेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, बताओ, बताया तो था मैंने, बिल्कुल सही, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो ये हो गया वो IAOR, बड़ा लंबा नाम है उसका, एब्रीवेशन ही सही है, ठीक है। ये मान लो इस कलर से डाल देता हूँ, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। अब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटरीली वो प्योर रोटेशन में होगा, वो तो ठीक है, बट कैसे घूमेगा, यूं घूमेगा या यूं घूमेगा। तो मान लो ये जो है ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, मतलब रोटेशन करने का टेंडेंसी ऐसा है ना, ऐसे यूं। तो तो ये ऐसे रोटेट करेगा। कलर कौन सा डालूं, सारे तो यूज हो गए, येलो डाल देते हैं। ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, मान लो अल्फा, अल्फा से ओमेगा और अल्फा दोनों कैसे करें, है ना। ठीक, ओके। तो टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके किसकी वजह से आएगा, नॉर्मल की वजह से आएगा और mg की वजह से आएगा, क्योंकि ये दोनों ही फोर्सेस लग रहा है। अच्छा, नॉर्मल जो है वो कुछ ऐसे लगेगा जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी वजह से टॉर्क जीरो आएगा, जो भी टॉर्क आएगा mg की वजह से आएगा। ये भी सही है भाई। तो mg मतलब टॉर्क, नेट टॉर्क जो है वो हो जाएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज L/2 cos थीटा, है ना। और डायरेक्शन इसका ऐसे क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन माइनस के कैप, सही है, ओके। दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आई अल्फा का मतलब क्या है, किसके अबाउट चेक करें अपन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आई हो गया mL²/12 इंटू अल्फा, ठीक है, ओके। यहां से मुझे अल्फा मिल जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी और नेट एक्सीलरेशन कितना होगा, नेट वेलोसिटी जीरो होगा, ओके। तो इसका मतलब अगर इसको मैं पॉइंट P नाम दे रहा हूं तो जो P वाला पॉइंट है उसका, अच्छा ये रॉड ऐसे था, है ना, और वो कुछ अल्फा से घूम रहा था, हाँ अल्फा से एज्यूम कर रखा था मैंने कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा या ओमेगा से घूम रहा है, कुछ अल्फा या फिर ओमेगा कुछ भी बोल रहा है, इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसका जो नेट एक्सीलरेशन है या फिर सॉरी नेट वेलोसिटी, ऐसे कुछ भी ले लो यार, वेलोसिटी ले लो, कुछ ऐसे घूम रहा होगा L/2 ओमेगा, क्लियर है। अच्छा, अगर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो VC से नीचे आ रहा है तो ये वाला VC से नीचे भी तो आएगा,
आएगा ना? ओके, तो ये वाला एंगल कितना है पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो एंगल है ये कितना है? एक सेकेंड। ओके, तो वो बेसिकली तुम्हारा ये वाला एंगल है। तो ये अगर थीटा हुआ, ये 90 हो गया, तो 90 प्लस थीटा टोटल हो गया 180 माइनस 90 प्लस थीटा विच इज 90 माइनस थीटा, मतलब ये हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, तो परपेंडिकुलर मतलब इसके अबाउट इसका नेट वेलोसिटी जीरो, मतलब एल बाई टू ओमेगा, और ओमेगा एल बाई टू साइन थीटा आई मीन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी सी। ठीक है, अच्छा मुझे अगर एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, अगर एसिलेशन निकालना है, एसिलेशन हो जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी वी सी अपॉन डी टी, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का एसिलेशन जो कि L/2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं। अब ओमेगा इंटू कॉस थीटा, ना ओमेगा कांस्टेंट है ना कॉस थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट नहीं है ना। ठीक है, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अल्फा होता है, अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ये सही है? ओके, अच्छा मुझे ओमेगा कहाँ से पता चला? ओमेगा तो पता ही नहीं है अभी तक, बट मुझे अल्फा पता है ना। अगर अल्फा पता है तो अल्फा इज इक्वल्स टू डी ओमेगा, एक सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला नहीं, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ये हो गया अल्फा। तो अगर अल्फा पता है तो ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी थीटा, तो इससे क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी थीटा, कहाँ से कितना? जीरो से लेके कोई भी रैंडम एंगल थीटा। ठीक, बस हो गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर आ गया, मतलब ओमेगा भी आ गया, है ना? ये सही है। ओके, हालांकि इसको करने का और एक तरीका भी है, इसको करने का और एक भी तरीका है। क्या कि अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे मुझे ये बताओ, वर्क डन ड्यू टू नॉन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो? पहले तो यहाँ पे फोर्सेस ही दो है, पहले एम जी दूसरा एन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे, या फिर ऐसे ऐसे मानो। अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, फोर्स जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसे लग रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लग गया, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, हेंस नेट वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल जीरो। अच्छा, एम जी जो है, एम जी की वजह से सेंटर ऑफ मास नीचे तो उतर रहा है ना, मतलब जो भी वर्क डन हुआ है वो एम जी की वजह से हुआ है। अब एम जी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स हुआ इसका मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बोलो। ओके, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा? यहाँ पे जगह नहीं है क्या? ऊपर लिख लेता हूँ, ई इनिशियल, उस उस वक्त तो कोई भी वेलोसिटी था नहीं, इसका मतलब जो भी फोर्स था, आई मीन जो भी कंडीशन था एनर्जी का, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हुआ होगा। तो वो कितना हो गया? एम जी L/2, ये इनिशियल। ई फाइनल कितना है? ई फाइनल टाइम पे सेंटर ऑफ मास का कुछ वेलोसिटी था, सो हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस अबाउट सेंटर ऑफ मास, सॉरी अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये घूम रहा है, इसका मतलब हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे आई अबाउट ये जो भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पता ही नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाई 12 लिख दिया, सॉरी मेरी गलती। यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाई 12 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तो वो इस पॉइंट के अबाउट है ना, अगर वो इस पॉइंट के अबाउट है तो पर अपन तो कंसिडर करेंगे इसके अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया फिर, है ना? तो कितना होगा? पहले तो मुझे यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अबाउट सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस है वो कुछ ऐसा है परपेंडिकुलर, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कुछ यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो गया उसको यूज करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 वो तो ठीक है, आई सी एम प्लस ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल से L/2 कॉस थीटा, तो प्लस एम L/2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको IAOR लिख रहा हूँ। तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस आई मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा, तब अल्फा है, ठीक है। ओके, इसको यूज करके अपन ने IAOR निकाल लिया, तो ये अबाउट IA इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया, और बस, ठीक। तो ई इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल, इससे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अगर ओमेगा स्क्वायर मुझे पहले पता चला, अगर मुझे ओमेगा स्क्वायर पहले पता चल गया, तो अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, 2 ओमेगा अपॉन डी थीटा हो गया। अच्छा, तो ये चीज़ जो है वो एक्सीलरेशन है, इसका मतलब ये हो गया 2 अल्फा। यहाँ से अल्फा ही पता चल गया, बाकी तो सेम ही, ठीक है, समझ में आया? बहुत सही। ओके, और कुछ और कुछ सवाल करें? इसको मैं होमवर्क दे दूँ या खुद कर लूँ? चलो हिंट दे देते हैं। यहाँ पे ये जो है, ये थोड़ा स्लाइड करके ऐसे कुछ पोजीशन में आ गया है ना, ऐसे कुछ पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, तो अगर ऐसे कुछ पोजीशन पे आ गया, तो इसके दो नॉर्मल्स लग रहे हैं इस पॉइंट पे, वो तो अभी भी लग रहे होंगे बट ठीक, दो नॉर्मल लगेंगे। तो मुझे क्या करना है, इसका सब कुछ निकालना है, मतलब कोई भी रैंडम एंगल पे इसका ओमेगा कितना होगा, अल्फा कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, बस ये सारा कुछ आपको निकालना है, ठीक है। खुद से ट्राई करो, एनालाइज करके करो, मैं इसका सोल्यूशन दूसरे वीडियो में डालूँ, अगर आपने कमेंट पे ये डाउट पूछा तो। अगर नहीं तो अपना आंसर पोस्ट करो, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर सही है तो क्यों ही डालूँ, ठीक। ओके, अच्छा, इस पे और एक चीज़ मैं कर सकता था कि मुझे इसके अबाउट, मतलब वो क्वेश्चन जब फ्रेम कर रहा था तो मुझे याद आया कि इसके अबाउट नॉर्मल रिएक्शन भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे? वो ऐसा है कि मुझे एसिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, एसिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, हाँ बिल्कुल पता है। अच्छा, अगर एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, तो इसका मतलब m इंटू एसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन इट विच इज mg माइनस n। तो इससे n का वैल्यू क्या आ गया, MAC, सॉरी माइनस MAC प्लस mg, ठीक है। AC को सब्स्टिट्यूट करो, n निकालो, ठीक। तो बस मोर लेस इतना ही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, ट्राई करना, ओवर ट्राई करना, ओके, चलो मिलते हैं।